मीजोमेरिक इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशन मीजोमेरिक इफेक्ट की, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। यार मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और आज अपन लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट की। यहां पर आकर, इस लास्ट एप्लीकेशन पर आकर हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीटली एंड हो जाएगा। देन हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और बचेगा GOC1 में। फिर उसके बाद अपन टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर GOC2 अपन स्टार्ट करेंगे। याद है मैंने टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ाया था क्योंकि वहां पर एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तब आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी नहीं, तो उसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो अपन टोटोमेरिज्म GOC1 के बाद डिस्कस करेंगे। यार स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशन मीजोमेरिक इफेक्ट की, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर कुछ चीजों को समझना है यार। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप किस तरह से निकालते हो कि भाई कोई कितना H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है, जितना कंपाउंड H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। ऑर्गेनिक की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस, कि H प्लस कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा तो ज्यादा बेसिक होगा, और कम H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा तो कम बेसिक होगा। भाई जैसे कि समझना कि आपके पास कोई बेस है B, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका कोई बेस है। अब वो जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, आप जानते हो कि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस क्या एक खाली डब्बा है, ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही इसके पास आएगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया। जैसे ही इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इस हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो हट गया, क्योंकि उसकी जो कमी थी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी, वो तो फुलफिल हो गई। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये बेस है तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो यहां पर ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अगर ये आपका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो अगर ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा यार, ज्यादा फॉर्म होगा। और अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ये ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, मोर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। और जितना ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अपन यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा फॉर्म होगा ये, अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा होगा ये, और जितना ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है? हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होने वाला है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या अपन मान सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है भाई, तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हो कि प्लस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? प्लस वाले बढ़ाते हैं ना, मतलब जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसके चार्ज को कम हो कर देगा, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपन बोल सकते हैं प्लस M इफेक्ट या प्लस I इफेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट याद है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बेस के पास या तो लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी मदद से वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। H प्लस को एक्सेप्ट करना मतलब H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यार। H प्लस को इलेक्ट्रॉन तब डोनेट करेगा जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाएंगे और माइनस वाले कम करेंगे। कई बार आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ना पूछ के वो केबी या पीकेवी के टर्म में पूछता है। तो याद रखेंगे कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी वैल्यू के।
पीकेबी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कई बार ये अभी सवाल आता है तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अच्छा है यार, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखना आपके काम का है। क्या कॉन्सेप्ट आता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है वो ग्वानिडीन होता है। ग्वानिडीन जो होता है वो मैक्सिमम बेसिक होता है अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ऐसे कंपाउंड जिनका जो लोन पेयर है अगर वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उससे अच्छा बेस माना जाता है। देन उसके बाद वो कंपाउंड जिनके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब, डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है कि लोन पेयर में पार्टिसिपेट करें। डीलोकलाइज्ड, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही करते हैं, नहीं तो लोग बाग बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे अरे स्पेलिंग भी सही नहीं आती। देन आता है लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है ये मोस्ट बेसिक होता है अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखें। ग्वानिडीन जो है वो मोस्ट बेसिक है, मोस्ट बेसिक अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मैक्सिमम बेसिक होता है। फिर लोन पेयर लोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करें। देन लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। नॉर्मल सी बात है, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेंगे तो आसानी से डोनेट कर पाएगा, ज्यादा डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा, और जितना ज्यादा H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आने वाली है। तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा लें कि बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है कि भाई कितना H+ को एक्सेप्ट करेगा, और H+ को एक्सेप्ट करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा यार। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेंगे मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आराम से डोनेट हो सकते हैं, और आराम से डोनेट हो सकते हैं तो ज्यादा कमी को फुलफिल करेंगे, ज्यादा H+ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। वहीं आपके अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ बेंजीन के साथ रहेंगे भाई, और यहां पर H+ को कम मिल पाएगा, और H+ को कमी अगर कम फुलफिल हो पाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ये ध्यान रखेंगे। अब ये बात को समझना है कि ग्वानिडीन मैक्सिमम बेसिक क्यों होता है यार। ग्वानिडीन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, यहां देखेंगे ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ग्वानिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है यार, ये ग्वानिडीन है। अब होता क्या है कि ग्वानिडीन जैसे ही एक H+ को एक्सेप्ट करता है तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर लेता है, क्योंकि यहां पर जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करता है ये 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे कि समझो कि यहां पर जैसे ही आप H+ को एक्सेप्ट कराओगे तो ये H+ क्या करेंगे, ये लोन पेयर पर अटैक करेंगे और यहां पर ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो NH2, यहां पर C, यहां पर NH2, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर इसका NH2, यहां पर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये लोन पेयर और ये पाई कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना है, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से बन सकता है कि ये जो लोन पेयर है वो यहां पर आए और ये पाई यहां पर आए। तो यहां पर आपके पास बनेगा NH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर आपके पास NH2, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां NH2। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी कमी फुलफिल हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नाइट्रोजन है और ये पाई कॉन्जुगेशन में आ जाए तो यहां पर कुछ इस तरह से हो जाए। तो यहां पर कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है कि यहां पर आप देखोगे NH2 डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां NH2, यहां सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव, इसका चार्ज खत्म हो गया। तो ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो याद रखने वाली बात है कि ग्वानिडीन मैक्सिमम बेसिक क्यों है, क्योंकि ग्वानिडीन जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करता है वो 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आती है भाई। तो ग्वानिडीन मैक्सिमम बेसिक क्यों है, क्योंकि ग्वानिडीन जैसे ही H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर रहा है।
बिकॉज ऑफ 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैक्सिमम बेसिक ये आता है भाई। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं भाई कुछ। अब अपन देखते हैं कि अब बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं वो अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितनी आसानी से, कितनी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, नीट जेईई को क्लियर करना है, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहली रफ्तार और दूसरी एक्यूरेसी, कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कितनी रफ्तार से कर रहे हो, पहली बात तो कि कितनी स्पीड से कर रहे हो, दूसरा एक्यूरेसी कि कितने सही कर पा रहे हो। अगर ये दोनों चीजें आपकी मैच हो गई ना भाई, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यार। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट आया बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं यार कि हमारे पास जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने वाला है उसे कितनी रफ्तार से आप सॉल्व कर पाते हो। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे अपना जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का वो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए यार। क्वेश्चन है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन आपको एनिलीन और इथाइल अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है भाई, कि एनिलीन और इथाइल अमीन में से कौन सा ज्यादा बेसिक होने वाला है। तो एनिलीन या इथाइल अमीन को थोड़ा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि एनिलीन के ये जो लोन पेयर हैं भाई वो इस रिंग के साथ, बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में है, मतलब डीलोकेलाइज है। यहां पर जो लोन पेयर है बेसिकली ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं यहां पर देखेंगे तो यहां पर रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं बन रही है, मतलब यहां पर जो लोन पेयर हैं वो क्या रहेंगे, लोकेलाइज्ड रहेंगे ना, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर लोन पेयर लोकेलाइज्ड हैं तो आसानी से H+ को डोनेट कर सकते हैं यार। यहां पर थोड़ा भाई रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, थोड़ा H+ को डोनेट कर पाएगा, तो यहां पर अच्छे से डोनेट नहीं कर पा रहा, यहां पर लोन पेयर अच्छे से डोनेट हो पा रहा है। तो इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इथाइल अमीन की, क्योंकि लोन पेयर जो लोकेलाइज्ड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको एनिलीन और एसिटामाइड देके रखा है। एनिलीन को दोबारा से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। यहां पर देखोगे तो यहां पर जो लोन पेयर है वो भी क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज्ड है, लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। यहां अब दोनों में डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन कहां पर ज्यादा डीलोकेलाइज है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यहां पर डीलोकेलाइज होंगे तो यहां पर ये वाला जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जब डीलोकेलाइज होंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन एक पीरियड में होते हैं और ज्यादा ये वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो बहुत ज्यादा डीलोकेलाइज होंगे, मतलब यहां पर जो डीलोकेलाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा और यहां पर जो डीलोकेलाइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जितना ज्यादा डीलोकेलाइज होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब हमारा जो एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एसिटामाइड। एनिलीन कम बेसिक है इथाइल अमीन से, लेकिन एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है एसिटामाइड से। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, जब आप अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो कई सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी भाई, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लेना है, कि ऐसा नहीं सोचना है कि ये 11th का टॉपिक है भाई, कई सारे 12th के टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। मैं जब एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा तब आपसे बोलूंगा कि ये चीज अपन ने वहां पर पढ़ी हुई है, वहां पर पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और नीट जेईई में तो भर भर के आते ही हैं भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास पायरोल है और पायरिडीन है, तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो यहां पर देखोगे ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यहां पर जो लोन पेयर हैं वो डीलोकेलाइज रहेंगे, और यहां पर जो लोन पेयर हैं भाई वो लोकेलाइज्ड ही रहेंगे, लोकेलाइज्ड रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और पायरिडीन के जो लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा, तो पायरिडीन ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू पायरोल, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास कुछ और क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप कंपेयर करेंगे। यहां पर आपको एनिलीन के कुछ डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, उनको कंपेयर करना है। ऊपर वाली रिंग सेम है, यहां पर आप जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव, यहां पे बनाएगा NH3 पॉजिटिव,
यहाँ पे बनाएगा NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे बनाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा CH3 है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। यहाँ पर जो हमारा Cl है वो कौन सा लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। यहाँ पर जो OH है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, मतलब प्लस M लगाएगा। और NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, NO2 को इस तरह से बना सकते हो आप, ये वाला, तो ये आपका क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, मतलब माइनस M इफेक्ट लगाएगा। तो आप जानते हो कि प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाते हैं, तो प्लस आई और प्लस एम बढ़ा रहे होंगे, माइनस आई और माइनस एम कम कर रहे होंगे, तो प्लस एम की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो पहले नंबर पर तो ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर एनिलीन के डेरिवेटिव्स हैं कुछ, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ही H को एक्सेप्ट करेगा तो NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, यहां पर NH3 पॉजिटिव, यहां पर NH3 पॉजिटिव। अब यहां पर थोड़ा देखेंगे आप कि यहां पर ये वाला थर्ड कंपाउंड अलग है यार। अब यहां पर देखोगे इन तीनों में क्या था, यहां पर जो लोन पेयर हैं इस वाले कंपाउंड में वो लोकलाइज्ड हैं, वो रिंग के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं। यहां पर ये लोन पेयर था, यहां पर दो बॉन्ड का डिफरेंस है पाई बॉन्ड के बीच में, तो यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहां पर इन तीनों में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। यहां पर क्या होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, यहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, यहां पर भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो यहां पर पहले नंबर पर तो ये आ गया भाई। अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो CH3 है उसका प्लस आई लगेगा, Cl का माइनस आई लगेगा और यहां पर कुछ नहीं है तो जीरो लगेगा। तो प्लस वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, माइनस वाले कम करेंगे। तो पहले नंबर पर ये है तो दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर ये कुछ नहीं करेगा, ना ये बढ़ाएगा ना ये कम करेगा। ठीक है, प्लस आई वाला बढ़ाएगा, माइनस आई वाला कम कर देगा, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो ये आपके पास कुछ ऑर्डर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 नंबर का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको नाइट्रोजन के लोन पेयर देके रखे हैं अलग अलग कंडीशन पर। आपसे ये पूछा है कि इन तीनों में से A, B और C में से कौन सा ज्यादा बेसिक होने वाला है, कौन सा कम होने वाला है, इन्हें एक ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है। तो यहां पर आप देखेंगे भाई कि आपको पता चलेगा कि यहां पर ये जो लोन पेयर हैं वो इस बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, वहीं ये जो लोन पेयर हैं वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। यहां पर ये जो लोन पेयर है उसका कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, मतलब यहां पर जो लोन पेयर हैं वो क्या है, लोकलाइज्ड हैं। यहां पर जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। और यहां पर जो लोन पेयर हैं वो भी क्या हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। अब यहां पे थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो भाई इसकी तो आ गई भाई, सी वाले की जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज है, सी की सबसे ज्यादा है। देन ए और बी में अगर कंपेयर करें तो यहां पर डीलोकलाइज है, यहां पर भी डीलोकलाइज है, लेकिन यहां पर जैसे ही डीलोकलाइज होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और यहां पर किस पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर। तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर जो डीलोकलाइज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पे जो डीलोकलाइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सी की है, देन किसकी होगी, देन ए की होगी और देन हमारे बी की होगी। तो आंसर है CAB, कैब, कैब आंसर है इसका। ठीक है, मतलब यहां पर जो लोन पेयर हैं वो आसानी से डोनेट हो जाएंगे, आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और जितनी आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आने वाली है। तो यहां पर जो सी वाला है वो सबसे ज्यादा बेसिक, देन आपका ए वाला, क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन है लेकिन कम होगा और यहां पर डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा यार, ज्यादा डीलोकलाइज होगा और जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना H+ को कम डोनेट कर पाएगा और जितना कम H+ को डोनेट कर पाएगा लोन पेयर अपने, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपके पास कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड समझ आई कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, अपन बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे SIP से। ठीक है, SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, वो किस तरह से होता है एनिलीन में, उसकी भी अपन बात करेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे किस तरह से आता है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरह से आने वाले हैं यार। नेक्स्ट यार अपन कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होने वाला है। तो यहां पर आपके पास पहला ऑप्शन है PHNH2, दूसरा ऑप्शन है PSNHPH, देन आपके पास PHNPHPH, यहां पर PHCH2NH2। पीएच मतलब फिनाइल रिंग है भाई सब ये, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड होंगे इस रिंग के साथ, यहां पर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड। और वहीं यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और इस रिंग के साथ भी होंगे। यहां पर भी जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। और यहां पर आप देखोगे ये जो लोन पेयर है वो इस फिनाइल रिंग के साथ भी, इस फिनाइल रिंग के साथ भी और इस फिनाइल रिंग के साथ भी, यहां पर भी जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज्ड रहने वाले हैं। और लास्ट यहां पर देखोगे कि यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो पीएच के साथ फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं हूं, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं, यहां पर दो बॉन्ड आ गए भाई बीच में, एक बॉन्ड का डिफरेंस होता है तो कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो यहां पर जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड हैं। और लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फोर्थ होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, यहां पर डीलोकलाइज्ड हैं, यहां पर डीलोकलाइज्ड हैं, यहां पर डीलोकलाइज्ड हैं। यहां पर डीलोकलाइजेशन कम है, यहां पर 2 रिंग के साथ है और यहां तो 3 रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन है। मतलब यहां पर डीलोकलाइजेशन कम है, यहां पर डीलोकलाइजेशन उससे ज्यादा है, यहां पर डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फोर्थ होगा, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा यार। कभी कभार इस तरह से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपको ऑर्डर भी दे दिया जाएगा कि भाई ऑर्डर निकालो कौन से ज्यादा बेसिक है कौन सा कम बेसिक है, तो इस तरह से ऑर्डर भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये जो लोन पेयर है, ठीक है, वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहां पर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। यहां पर जो लोन पेयर हैं वो भी डीलोकलाइज्ड है। यहां पर जो लोन पेयर हैं वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, साथ में इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो लोन पेयर हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है। तो यहां पर जो लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड रहेंगे भाई, लोकलाइज्ड हैं, ये तीनों डीलोकलाइज्ड हैं, तो मोस्ट बेसिक तो ये आ गया भाई, ठीक है। और यहां पर अगर आपको कंपेयर करना पड़े तो आपको पता चलेगा कि यार यहां पर जो लोन पेयर हैं, ठीक है, वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, यहां पर भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में और यहां पर रिंग के साथ भी और यहां पर भी है, मतलब यहां पर जो डीलोकलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा होने वाला है। तो यहां पर पहले नंबर पर अगर आपका फोर्थ है तो यहां पर आपके पास सबसे लास्ट नंबर पर थर्ड आएगा यार। फिर इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो ये -m लगाएगा और -m तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, क्योंकि जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा H3O पॉजिटिव बनाएगा तो ये तो कम करेगा, तो आपका फिर पहले नंबर पर, फिर आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें रहने वाली हैं। तो 4 1 2 3 ये आपका ऑर्डर रहने वाला है, आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से किस तरह से अफेक्ट करता है एनिलीन में, उसकी अपन बात करते हैं यार। नेक्स्ट यार हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू SIP। SIP का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से आपका बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ये SIP का मतलब क्या होता है, स्टेरिक का मतलब रिलेटेड टू साइज या बल्कीनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। इनहिबिशन की मतलब होता है रुकावट, ठीक है। और प्रोटोनेशन मतलब H+ को एक्सेप्ट करना। तो यहां पर क्या होगा, साइज या बल्कीनेस होने की वजह से जो H+ को एक्सेप्ट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं आप स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन जनरली एनिलीन में देखा जाता है। होता क्या है कि जब एनिलीन में आप ऑर्थो पोजीशन पर किसी ग्रुप को लगाते हो तो उसकी वजह से
उसकी वजह से स्टेरिक इनहिबिशन होता है और आपका जो प्रोटोनेशन होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो आइसोमर ऑफ एनिलीन आप बोल सकते हो, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम हो जाती है, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SIP। व्हेन ग्रुप G इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ प्राइमरी एनिलीन देन इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस देन एनिलीन, जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो SIP से। बेसिकली होता क्या है उस चीज को समझे, जैसे कि आपके पास समझें कि आपके पास ये एनिलीन है यार, ये आपके पास एनिलीन है राइट, ये आपके पास एनिलीन है, ठीक है। अब एनिलीन जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर बनाता है कुछ इस तरह से, यहां पे ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव, आप बोल सकते हो। यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, ठीक है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। जब इसका आप ऑर्थो पोजीशन पर अगर किसी ग्रुप को लगाओगे, यहां पर देखो ये प्राइमरी एनिलीन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशन पर आपने लगा दिया एक ग्रुप को, ये ऑर्थो पोजीशन पर आपने ग्रुप को लगाया, ये ध्यान रखिए। होता क्या है, जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करता है तो यहां पर ये बनाता है आपके पास कुछ इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड, अब होता क्या है कि ये रिएक्शन आप किसी सॉल्वेंट में करा रहे होगे यार, जैसे अपन समझ सकते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के प्रेजेंस में जो एनिलीन है वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है यार, और यहां पर वाटर में जैसे ही ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो वाटर की ये जिम्मेदारी होगी कि ये जो कॉन्जुगेट एसिड है उसके चार्ज को कम करे, क्योंकि सॉल्वेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी आयनिक स्पीसीज उसके अंदर है उसके चार्ज को वो कम करने की कोशिश करे। तो मतलब इसका सॉल्वेशन होगा, या वाटर के केस में आप हाइड्रेशन मान सकते हो। तो यहां पर आपका हाइड्रेशन होगा, वाटर इसे चारों तरफ से नेगेटिव पोल से सराउंड करेगा, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरह से, यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरह से इसके चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। वहीं यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी वाटर के प्रेजेंस में कराई जा रही है, चार्ज डेवलप होगा इस पर नाइट्रोजन पर, तो इसके चार्ज को ये कम करने की कोशिश करेगा, तो ये वाटर सराउंड करेगा। अब होता क्या है कि इस ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप्स की वजह से अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो G ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है, ठीक है। ये ग्रुप है और ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में क्या होता है यार, स्टेरिक रिपल्शन लगता है। यहां पर क्या लगता है, स्टेरिक रिपल्शन लगता है। अब स्टेरिक रिपल्शन लगेगा तो क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन अगर आपका ज्यादा होगा, यहां पर अगर आप समझें, अगर आपका स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा हो गया तो आपका जो सॉल्वेशन है वो ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, सॉल्वेशन कम हो जाएगा। अगर सॉल्वेशन कम होगा तो आपका जो चार्ज है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और चार्ज की अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि यहां पर जैसे ही आप G ग्रुप को लगाते हो प्राइमरी एनिलीन में, तो उसकी वजह से यहां पर सॉल्वेंट और इस ग्रुप में स्टेरिक रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से यहां पर जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बना है उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाता। अगर सॉल्वेशन कम होगा तो चार्ज यहां पर ज्यादा रहेगा, अगर चार्ज ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है, और स्टेबिलिटी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगाते हो तो एनिलीन से कंपैरिजन में इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है वो कम हो जाती है, यहां पर जो एनिलीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यहां पर, ठीक है। आप अगर ऑर्थो पोजीशन पर आप किसी ग्रुप को लगाते हो तो अब इस सर हम किस तरह से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यार, आपको एग्जांपल से थ्रू समझेंगे। यहां पर समझें कि आपके पास ये एनिलीन है आपके पास, अब मैं इसके आइसोमर बना रहा हूं ऑर्थो पैरामेटा, राइट। ये आपका ऑर्थो, ये आपका मेटा, ये आपका पैरा। तो यहां पर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑर्थो, ठीक है, ये मेटा और ये पैरा, ये आपका एनिलीन है। अब यहां पर अगर पहले अगर मैं विदाउट SIP अगर मैं यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा कि यहां पर यार ये जो लोन पेयर हैं वो डिलोकलाइज होंगे सारे के सारे रिंग के साथ
डिलोकेलाइज होंगे। अब डिलोकेलाइज हैं तो अब ग्रुप देखेंगे तो यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब 0 है, यहां पर प्लस आई है, यहां पर CH3 का प्लस आई होगा, यहां पर भी प्लस आई होगा, लेकिन यहां पर डिस्टेंस कम है, मतलब प्लस आई ज्यादा होगा, यहां पर प्लस आई कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। तो ऑर्डर जो आना चाहिए वो आना चाहिए, सबसे ज्यादा आना चाहिए आपके पास ऑर्थो का, देन आपका आना चाहिए मेटा का, देन आपका चाहिए पैरा का, और देन आपका आना चाहिए एनिलीन का। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि जो ऑर्थो आइसोमर है उसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम होता है। तो जब भी आपको SIP से बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करना है तो नॉर्मल इफेक्ट से आप बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करो। तो नॉर्मल इफेक्ट से जो बेसिक स्ट्रेंथ आई है वो ये आई है, बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल इफेक्ट से ये आई है। लेकिन आप जानते हो कि ऑर्थो आइसोमर की जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है वो एनिलीन से कम होती है, तो इसे उठाकर एनिलीन के पीछे कर दो। तो ये ऑर्डर आपका रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। SIP से जो ऑर्डर आएगा वो आएगा मेटा, देन पैरा, देन आपका एनिलीन, और देन आपका ऑर्थो आइसोमर। तो ये आपके पास सही ऑर्डर होने वाला है। ये ऑर्डर नहीं रहेगा, ये ऑर्डर सही होगा SIP से। तो SIP से कभी बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है, इफेक्ट से पहले फाइंड कर लो। अगर ऑर्थो आइसोमर की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज्यादा आ रही है, उसे उठा के एनिलीन के पीछे कर दो, आपका ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं और आई होप आप सबको SIP समझ आया होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की कहानी खत्म हुई, और बेसिक स्ट्रेंथ की कहानी जैसे ही खत्म हुई वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया भाई। मीजोमेरिक इफेक्ट बड़ा इफेक्ट है, लगातार क्वेश्चन देता है, कई सारी एप्लीकेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे एकदम मजबूत करा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। तो यहां पर आकर हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपके लिए एक शॉट में आ रहा है, पूरा वन शॉट में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। उसकी बेसिकली 2 ही एप्लीकेशन है, उसे भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास अब GOC 1 में सिर्फ 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर उसके बाद GOC 1 खत्म, देन टोटोमेरिज्म, देन GOC 2 स्टार्ट हो जाएगी यार, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।